आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग जितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना आंसर सही होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। यानी जिन पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा उन पदार्थ को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है हमारा पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन बी है अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे ऑप्शन सी पारभासी पदार्थ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा पारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा। अपारदर्शी पदार्थ बी ऑप्शन वाला, इसमें अपारदर्शी उनमें कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से पार ना कर सके, और पारभासी पदार्थ उन्हें कहते हैं जिनसे प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन ए है दुगनी होती है, ऑप्शन बी है आधी होती है, ऑप्शन सी है चौथाई और ऑप्शन डी है बराबर। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला है एफ इक्वल टू स्मॉल एफ इक्वल टू r/2। तो इस फॉर्मूला के अनुसार फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या हो रही है, आधी हो रही है। तो इसी कारण से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, बाकी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, किस दर्पण के द्वारा वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ऑप्शन ए है हमारा अवतल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग कर हम किसी वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण भी एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाता है, किंतु वस्तु का प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु की तुलना में बड़ा होता है, और समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है किंतु वस्तु के समान साइज का बनाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखें कि वस्तु का समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी हमको वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा। ऑप्शन ए है ध्रुव पर, बी है वक्रता केंद्र पर, सी ऑप्शन है फोकस पर, ऑप्शन डी है ध्रुव और फोकस के बीच। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही होगा। जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो है समान आकार का बनेगा वस्तु के। ऑप्शन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। ऑप्शन ए है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन बी है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक और उल्टा और ऑप्शन डी है वास्तविक और सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में कहा गया है ए वस्तु से छोटा, बी बोला गया है वस्तु से बड़ा, सी बोला गया है कि प्रतिबिंब सीधा होगा और डी बोला गया है उल्टा होगा। तो जब आवर्धन m का मान ऋणात्मक है इसका मतलब है कि वस्तु क्या है, उल्टा बना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, गाड़ी के साइड मिरर पश्च दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था F = R/2। तो यहाँ पर इस बार हमें
क्या मिला है, फोकस दूरी पता है। फोकस दूरी कितना है 15 और इक्वल टू r/2। तो ये 2 डिवाइड वाला दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 2 जा 30, यानी इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी गोलीय दर्पण में जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण, यानी अगर किसी गोलीय दर्पण में आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के बाद वो किरण का क्या होगा। ऑप्शन ए में पूछा गया दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी, ऑप्शन बी बोला गया दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी, ऑप्शन सी पूर्व पथ पर लौट जाएगी और ऑप्शन डी में बोला गया है मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वैसी स्थिति में वो पूर्व पथ पे ही लौट जाती है। तो इस कारण से इसका ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यदि दो समतल दर्पण है और दोनों समानांतर में रखा गई है तो उनके बीच में कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि प्रतिबिंब को हम n लिखते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री के एंगल पे दोनों दर्पण को रखा गया है। चूँकि यहाँ समानांतर रखा गया है दोनों दर्पण को, तो वैसी स्थिति में 0 डिग्री का कोण फॉर्म होगा। तो हम इसे जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। इस कारण से ऑप्शन डी जो होगा अनंत, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि किसी दर्पण में प्रकाश का आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा। परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम में कहा गया। इस कारण से आपतन कोण चूंकि 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 0 और अनंत के बीच, ऑप्शन सी अनंत और डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। रोगियों के आँखों, कानों इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए है हमारा समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो रोगियों के आँख, नाक, कान इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखें कि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो। अवतल दर्पण में हमें वस्तु कहाँ रखना है कि हमें काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो। ऑप्शन ए है दर्पण के फोकस पर, यानी फोकस पर रखें, ऑप्शन बी है ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन डी है अनंत पर। तो चूंकि हमें काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना है इसलिए हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा और ये प्रतिबिंब वस्तु के तुलना में बड़ा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें कहा गया यदि वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी हम वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए है फोकस पे, ऑप्शन बी अनंत पे, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो जब हम वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इस कारण से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इस क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी दर्पण में फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण होगा। तो चूंकि फोकस दूरी माइनस है इसलिए दर्पण ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो चूंकि माइनस में है फोकस दूरी इसलिए दर्पण हमारा क्या होगा,
अवतल दर्पण होगा और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो वैसी स्थिति में परावर्तन कोण जो होगा वो ए ऑप्शन 0 डिग्री का होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन कहा गया है गोलीय दर्पण में ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण में ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो रेखा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है फोकस, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी है प्रधान या मुख्य अक्ष और डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान या मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी। यानी अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है तो दर्पण से टकराने के बाद वह कहाँ से गुजरेगी। ऑप्शन ए है हमारा ध्रुव से, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी है फोकस और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो चूंकि प्रकाश की किरण समानांतर है मुख्य अक्ष के तो वैसी स्थिति में दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। तो समतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है ऑप्शन ए है 1 - 1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो चूंकि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है इसलिए आवर्धन का ऑप्शन बी सही होगा यानी +1 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में आवर्धन m का सूत्र होगा। तो गोलीय दर्पण में आवर्धन m के सूत्र के लिए फॉर्मूला है m = +v/u, b है m = -v/u, c है m = -u/v और d है इनमें कोई नहीं। तो इसके आधार पे हमारा ऑप्शन बी m = -v/u राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। किसी दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण होगा। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है, -15 है। तो ऐसी स्थिति में दर्पण जो होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका अवतल दर्पण जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या कहा गया। आपतन कोण ग्रेटर देन होगा परावर्तन कोण के, दूसरा है आपतन कोण लेस देन होगा परावर्तन कोण के, ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम और उसमें कहा गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से हमारा 25 क्वेश्चन का सेट यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको यह सेट अच्छा लगा होगा। अगर आप इसमें आप कितने क्वेश्चन को 100 सही जवाब देते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये सेट अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।